नाउ न्यू चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, क्वाइट इंटरेस्टिंग, इजी, इजी इन द सेंस मैथ्स है जिसमें कुछ लिमिटेड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के पार्ट आएंगे, और एक मेथड, अ फेजर मेथड, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं। थियरी के नाम पे भी पूरा का पूरा मैथ्स है, न्यूमेरिकल है वो भी पूरा का पूरा मैथ्स से भरा पड़ा है, ठीक है। तो एक एक करके इसको देखना शुरू करते हैं। इसमें जो भी सर्किट्स आप पढ़ोगे दे ऑल आर कंसीडर एज एन एसी सर्किट्स। ध्यान रखना, हम इसमें जो भी सर्किट्स पढ़ते हैं दे आर कंसीडर एज एन एसी सर्किट, बिकॉज इसमें जो सोर्स आएगा हमारा वो अब कैसा सोर्स होगा, ऑल्टरनेटिंग सोर्स होगा, दैट इज एसी सोर्स, ठीक है। अब एसी सोर्स है तो यहां पे एक और चीज है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। यहां पे एक और चीज आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहां पे ऑसिलेशंस आएंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेट करेगा तभी ये एसी सर्किट कंप्लीट होंगे। तो ऑसिलेशंस आएंगे, ऑसिलेशंस के लिए या ऑसिलेशंस को समझने के लिए सबसे इजी रहता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हर सर्किट के लिए आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा सकता है, या फिर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा एंड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यू आर सपोज टू फाइंड आउट सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस को इंपिडेंस कहा जाएगा। हियर वी विल कंसीडर अवर रेजिस्टेंस एज एन इंपिडेंस, ठीक है, क्योंकि एसी में जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज नोन एज एन इंपिडेंस, ठीक है। तो यही छोटी मोटी चीजें इसमें आएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो हमने ऑलरेडी एसी सोर्स तो देख लिया, ठीक है, कि जो हमारा एसी सोर्स होता है ये आएगा वीएम साइन ओमेगा टी। अब ये एसी सोर्स होता कैसा है, तो ये ऑल्टर करना चाहिए। ऑल्टर करने का मतलब है इसकी डायरेक्शन जो है वो टाइमली चेंज होनी चाहिए, जैसे कि ये टी, ये वी, तो ये एसी सोर्स है। और अगर यही भी ऐसे आया, ऐसे कैसे आया, ये भी एसी सोर्स है। अगर सोर्स यानी कि वोल्टेज या करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे इट्स एसी। तो ये दोनों के दोनों एसी, ये भी एसी, ये भी एसी। कभी कभी वोल्टेज ऐसा भी आता है, जंप करता है ऐसा। क्या यहां वोल्टेज ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो ये है देसी। वोल्टेज जहां अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड देसी। तो ये है देसी। जरूरी नहीं हर बार आप वी से ही ग्राफ बनाओ, कभी कभी टी को भी आई को भी मौका दो। ये भी क्या है, देसी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एसी एंड डीसी। और यहां पे अब एक और चीज है, मैं कब से पूछना चाह रहा था ये क्वेश्चन, चलो अब पूछ ही लेते हैं। कैसा है, अच्छा है, तो एसी या देसी, एसी। रीजन, ये डायरेक्शन चेंज कर दी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस आया, तो मतलब ये सोर्स भी कैसा है, एसी, ठीक।
तो जो भी हमारे सोर्सेज हैं सारे के सारे इस चैप्टर में हम कौन से लेंगे, एसी सोर्सेज लेंगे। ठीक है, जो भी सोर्सेज आएंगे सारे के सारे एसी सोर्सेज। अब एसी सोर्सेज में जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पे दो तरीके से वैल्यू पूछी जाती है। एक तो एवरेज वैल्यू पूछी जाती है और दूसरी आरएमएस वैल्यू पूछी जाती है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, जब ये फंक्शन जो है सारे के सारे टाइम बेस्ड फंक्शन है। फॉर एनी टाइम बेस्ड फंक्शन देखो मैंने यहाँ सबके लिए बात नहीं रखी है, सिर्फ और सिर्फ टाइम बेस्ड फंक्शन के लिए बात रखी है कि अगर कोई टाइम बेस्ड फंक्शन आया और आपको उसका एवरेज वैल्यू निकालना है। पहले हम एवरेज की ही बात करेंगे। वी नीड एन एवरेज वैल्यू। लेट से मुझे आई एवरेज ऐसे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो जीरो से लेके जो भी टाइम इंटरवल होगा ऐसे आएगा, वही टाइम इंटरवल जीरो से टी, जो भी फंक्शन हो, वट एवर द फंक्शन इट इज। ठीक है, सेम वे अगर वोल्टेज निकालना है वो भी टाइमली, टाइम वाला एवरेज, तो उसमें भी क्या आएगा, जीरो से टी वी ऑफ टी डी टी। अगर पावर भी निकालना हुआ एवरेज, तो जो भी टाइम इंटरवल होगा कोई सा भी फंक्शन, ठीक है, चाहे आपको एवरेज करंट निकालना है, एवरेज पावर निकालना है, एवरेज वोल्टेज निकालना है, ठीक है, इसी तरीके से एवरेज निकल के आएगा। ये एवरेज निकालने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस आएगी तो ये एक चीज मान के चलो कि आपके जो फॉर्मूला है ना यही है एवरेज के। ठीक है, ये चीज दिमाग में रही तो यूं मान के चलो ये 50% चैप्टर तुम्हारे दिमाग में अपने आप सेट हो गया। क्योंकि कैलकुलेशन का तरीका आप देखो, टाइम बेस्ड फंक्शन में हम कैसे फंक्शन लेते हैं, वी आर टेकिंग हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक फंक्शंस किसे कहते हैं, द फंक्शंस विच चेंज देयर वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम या रिपीट देयर वैल्यू आफ्टर अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वैल्यू इज गोइंग टू बी रिपीट एंड रिपीट। दिस इज कॉल्ड एन हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन पूरे ट्रिगोनोमेट्री में दो ही है, साइन एंड कॉस। 10 नहीं है हार्मोनिक, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाता है। अब एक बार इन्फिनिटी पे चला गया तो फिर वहां से वापस नहीं आ सकते। ठीक है, सो 10 इज नॉट एन हार्मोनिक फंक्शन फॉर अवर केस, सो वी आर टेकिंग साइन एंड कॉस एज अ हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेस क्या आएंगे, टाइम बेस आएंगे, साइन आएगा या कॉस आएगा। अब यहाँ पे एक फुल साइकिल के लिए पूछा जा सकता है, हाफ ऑफ द साइकिल के लिए पूछा जा सकता है, क्वाड्रेंट ऑफ द साइकिल के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो बस वैल्यू प्लेस कर दो लिमिट में, बात खत्म। एवरेज निकालना है, एवरेज निकल आएगी। क्लियर है ये चीज। ठीक है, ये इतना इजी है कैलकुलेशन में। और अपने पास सिंपल ही कैलकुलेशन होती है, या तो साइन को इंटीग्रेट करोगे या साइन स्क्वायर को, कॉस को करोगे या कॉस स्क्वायर को करोगे। ठीक है, साइन कॉस पता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों के लिए सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। छापो इसको, फिर धीरे धीरे इसमें और आगे बढ़ते हैं। अच्छा है ना, विक्रम साराभाई सेंटर कम्युनिटी रिसर्च सेंटर में भी जाओ। ठीक है, तो अच्छा है बिल्कुल। और भी मतलब बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग योर स्टडी। ठीक है, अब ये जैसे कि ये इंटीग्रेशन ऑफ आई, मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन है साइन ओमेगा टी। तो ऑब्वियस है ना, इसका जो ग्राफ आएगा
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो t की वैल्यू आएगी आफ्टर अ कंप्लीट साइकिल, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। तो यहाँ पे ये होगा पाई/ओमेगा 0। ठीक। तो अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एवरेज आई बिटवीन फॉर t इक्वल्स टू 0 to पाई/ओमेगा, इस टाइम इंटरवल में मुझे और आपको क्या निकालना है? इसकी एवरेज वैल्यू। ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल वी सपोज टू फाइंड आउट इट्स एवरेज वैल्यू। ठीक है। तो देखो अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो बट ऑब्वियस है, क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। ठीक है। 0 से ये टाइम पाई/ओमेगा, ठीक है, I0 साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। अब देखो टाइम का इंटीग्रेशन करने की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम गिवन है, कितना है वो? पाई/ओमेगा, ये टाइम गिवन है ना अपने पास। ठीक है। तो टाइम इंटरवल अपने आप में आ गया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े इसमें, तो देखो एवरेज आई, तो देखो I0 बाहर आ गया, ओमेगा अपॉन पाई तो है ही है। ठीक है। अब साइन को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा? साइन को इंटीग्रेट करोगे माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा कोफिशिएंट बाहर आ गया, तो डिनोमिनेटर में ओमेगा ओमेगा कट गई, I0/पाई माइनस कॉस ओमेगा, तो ओमेगा ही है, ये हो जाएगा पाई/ओमेगा माइनस माइनस प्लस कॉस 0, खुपाच खुपाच, कॉस पाई क्या होगा? कॉस पाई -1, और आगे ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस +1, कॉस 0 1, 1 + 1। ठीक। अगर इसी के थ्रू मान के चलो पावर पूछा गया, तो एवरेज पावर इसी फंक्शन के लिए पावर का फॉर्मूला क्या है? I²R। आई तो है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो निकाल सकते हो इसी टाइम के लिए। चलो इसका एवरेज पावर भी निकालो, क्या होगा बताओ? सिंपल है ना मेथड। देखो मेथड के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन किया है, फंक्शन तो वो लोग देंगे, देंगे ना। मुझे और आपको फंक्शन निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज गिवन। और पूरा चैप्टर ऐसा ही है। ये अच्छा है सर, 2 दिन में निपटा देंगे। ये ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर, और एक लेक्चर में इसमें के PYQs और NCERT के क्वेश्चंस ले लेंगे, सारे हो जाएंगे आराम से।
क्या आया? साइन स्क्वायर का क्या होगा? साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कन्वर्ट करो 1 - cos 2 ω t/2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1 - cos 2 θ/2, तब जाके आप उसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट। देखो डिफरेंशिएट हो जाएगा पावर्स लॉ से, 2 sin θ cos θ, cos स्क्वायर का भी यही होगा, लेकिन इंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है तो वो इंटीग्रेट नहीं होगा, तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2 θ/2 है, तो साइन स्क्वायर की जगह पे 1 - cos 2 θ/2 रख दो, फिर तो इंटीग्रेट हो ही गया। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने सिंगल पावर में ही इंटीग्रेट हो गए। ठीक है, नया सीखने को मिला है। किया इंटीग्रेट, ओरली मत करो, राइटिंग में करो। ठीक है, ओरली मत करो, राइटिंग में करो। ठीक, आर का तो वैसे भी कुछ नहीं होना, फिर भी अगर लिखना है तो आई स्क्वायर मतलब I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t, आर यहाँ पे लिख देते हैं dt, और टाइम तो खैर अब टाइम ही है। ठीक है, when time is given so there is no need of any kind of integration, सीधा ही आ जाएगा, बेचारा इतना सीधा है। तो देखो ये आर ओमेगा अपॉन पाई हो गया। ठीक है, I0 स्क्वायर भी बाहर आ गया। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो मतलब नहीं होगा, 1 - cos 2 θ मतलब 2 ω t dt/2, तो वो भी कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकालो। अब कर सकते हो ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, cos का साइन, और 2 ω डिनोमिनेटर में आएगा बिकॉज इट्स अ कोफिशिएंट, वैल्यू प्लेस करो, बात खत्म करो। देखो ये शक्तिमान क्या आ रहा है, ठिठियाओ 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 छुडुम छुडुम टाई 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 छुडुम 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 छुडुम। ई आया एवरेज पावर, ये आया एवरेज पावर इस फंक्शन का आया। अच्छा एक और चीज है, ये हमने आधे टाइम के लिए किया ना एवरेज पावर, पूरे टाइम के लिए करते ना तब भी यही आता।
जीरो नहीं होता, क्योंकि पावर कैसी क्वांटिटी है, प्योर स्केलर। उसको किधर से कैसे भी मेजर करो, इसको कैसे भी लड़ाओ, एक पावर को दूसरे पावर से कितना भी डिशुम 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 करवाओ, ठीक है, तब भी वो ऐड ही होगा, तब भी वो क्या होगा, ऐड ही होगा। और अगर देखा जाए एक तरीके से तो देखो, अगर मैं आई नॉट स्क्वायर आर करूँ, आई नॉट एक तरह से मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो आई नॉट स्क्वायर टाइम्स आर ये एक मैक्सिमम पावर शो करेगा। तो जो पावर आ रहा है एवरेज, वो मैक्सिमम का कैसा आ रहा है, आधा। मैक्सिमम का कैसा आ रहा है, आधा। वहीं अगर एसी की जगह पे, वहीं अगर एसी की जगह पे ये देसी सोर्स होता तो पूरा पावर आता, आई स्क्वायर आर, हीट लॉस होती, ठीक है। तो कंपेयर टू डीसी, यहाँ हीट लॉस कैसा हो गया, आधा हो गया। एक तरीके से देखा जाए कंपेयर टू डीसी, एसी में हीट लॉस कैसा हो गया, आधा हो गया, ठीक है। तो ये रीजन है, ठीक है, वाई वी आर चूज एसी, ठीक है, दिस इज द रीजन वाई वी चूज एसी, ठीक है। और एसी सोर्स किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस इन्वेंट किया था, निकोला टेस्ला, ठीक है। एसी सोर्स हैज बीन इन्वेंटेड बाय निकोला टेस्ला, ठीक है। और वो भी तब इन्वेंट कर लिया था जब निकोला टेस्ला जो है वो थॉमस एडिशन की कंपनी में एज एन इंजीनियर काम करता था, चीफ साइंटिस्ट, बिना कॉलेज की डिग्री के भी ही वॉज अ चीफ साइंटिस्ट है। नहीं, ओल्ड एज से भी मरे थे, पर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। बट यस, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस एसी। और उसने थॉमस एडिशन को भी बताया कि भैया देखो, देसी छोड़ो, विदेशी बनो, एसी अपनाओ, तो उसमें तुम्हारे पावर प्लांट को फायदा ही फायदा होगा। बट थॉमस एडिशन नहीं माना, मूडी, बेकार, झंड आदमी एक तरह से, टेस्ला को निकाल दिया। तो टेस्ला भी इगोइस्टिक पर्सन तो था ही, अड़ गया अपने ईगो पे, अपनी खुद की कंपनी खोल ली, टेस्ला उसी की कंपनी है, ठीक है। तो बाद में एलन मस्क ने उसको खरीदा, ठीक है। और उसने एसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, और जिस रेट पे थॉमस अल्वा एडिशन अपनी डीसी एनर्जी को बेच रहा था, उससे बहुत कम दामों में उसने ऑफर किया। अब सीधी सी बात है, कहीं टमाटर 150 रुपए किलो मिल रहा है और कहीं पे 15 रुपए किलो, कहाँ जाएगी भीड़, 15 पे ही जाएगी ना, लूट मचा देगी, है ना। हाँ, आज की डेट का हॉट टॉपिक कौन, रेड टॉपिक कौन सा है, रेड हॉट टॉपिक टमाटर है, कुछ नहीं डिपेंड करता, ठीक है। टमाटर है ना, लोगों को ये ज्यादा जरूरी है, तो 15 रुपए किलो वाले में भी क्या करेंगे, भागेंगे। तो डीसी और एसी में भी यही हुआ कि निकोला टेस्ला ने एसी ऑफर किया, और वो भी चीपेस्ट रेट, इतना चीपेस्ट रेट था कि कॉमन से कॉमन पर्सन भी उसको अफोर्ड कर पाए। तो गवर्नमेंट ने मान लिया उसको, और थॉमस एडिशन ने उसको नीचा दिखाने के लिए, उसकी कंपनी बंद करवाने के लिए, उसने सबसे पहले एसी सोर्स से एक आदमी को मरवाया, ये दिखाने के लिए कि हाउ डेंजरस इज एसी। यार देखो, किसी को बांध के तुम इलेक्ट्रिसिटी से टॉर्चर करो या लाइट सनलाइट से टॉर्चर करो, बेचारा मरेगा ही मरेगा। हाथी को पहले मारा था, फिर आदमी को मारा, पहले हाथी को मारा, ठीक है, एसी करंट दिया हाथी को, बेचारा मरा, तब लोगों को मजा आया। पर वहीं जब एक आदमी को फांसी देनी थी, मतलब डेथ पेनल्टी हुई थी, ठीक है, तो उसकी मौत के दिन थॉमस एडिसन ने ये रिक्वेस्ट की कि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से मारो, एक नया तरीका, ठीक है। पर फिर जो लोग देखने आते हैं ना, तो उनको लगा कि यार ये कहीं अपने साथ हुआ ना, बैंड बज जाएगी लाइफ की, ठीक है, एसी झटका भयंकर देती है, ठीक है। तो फिर एडिशन बहुत क्रिटिसाइज हुआ, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है, तुम एसी यूज करो या देसी यूज करो, किसी भी बंदे के ऊपर अगर झटका आएगा तो काम तो ऐसे ही करने वाला है, ठीक है। तो फिर वापस से उसकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई तुम अपना एसी पावर प्लांट बनवाओ, ठीक है। फिर एसी पावर प्लांट बनते गए बनते गए, आज की डेट में देखो सारे के सारे पावर प्लांट कैसे हैं, एसी। सिर्फ ट्रेन के लिए देसी है, क्योंकि जो एसी पावर प्लांट बनेगा उसका एक अपना सेटअप होता है, उस सेटअप के थ्रू आप सिर्फ कुछ किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक पावर सप्लाई कर सकते हो, उसके बाद यू नीड अ न्यू प्लांट,
उसके बाद आपको नया प्लांट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने एक प्लांट लगाया और आप 1000 किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर रहे हो। वो 100, 150, 200, 250 किलोमीटर तक ठीक है, 1000 किलोमीटर के लिए नहीं। तो उसके बाद तो एक नया प्लांट चाहिए ही चाहिए। और अपना इंडिया का रेल नेटवर्क लाखों किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, वन ऑफ द बिजिएस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, अपने यहाँ सबसे ज्यादा बिजी नेटवर्क शेड्यूल अपना रहता है। ठीक है, और साल में तब भी 2 या 3 बार ही एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, अपने यहाँ ट्रेन एक्सीडेंट कंपेयर टू अदर वर्ल्ड बहुत कम, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद। तो अब शेड्यूल बिजी है। ठीक है, तो पावर प्लांट की फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं है कि हर जगह से वो एसी प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए वहां पे कैसा है, डीसी। पर वो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए, नॉट फॉर दी ऑल। बाकी हम सबके लिए तो क्या है, एसी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती है। ठीक है, जब नए पावर प्लांट बने थे या बनने शुरू हुए थे तब ऐसा नहीं था। जिस गांव में वो पावर प्लांट होता था ना, जिस टाउन में, वहां इलेक्ट्रिसिटी 24/7। बाकी अलग अलग जगहों पे क्या रहता है, थोड़ा फ्लक्चुएट रहता है, कई जगह पावर कट होता था। ठीक है, और एक टाइम स्लॉट में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता था। जैसे कि खेत के अंदर पावर हमेशा कब दिया जाता है, रात को दिया जाता है। फिर दिन में देना चाहिए, रात को तो लोग सो जाते हैं, रात को लोग सोते हैं तो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो किसान को अपनी मशीन चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी, जो प्रॉपर पावर चाहिए ना, वो रात को ढंग से मिल जाता है। ठीक है, ताकि वो अपने पानी खींचने के टरबाइंस और वो सब चला सके। ठीक है, तो इसलिए वो रात को दिया जाता है। ठीक है, और कुछ गधे ऐसे होते हैं कि किसान को रात को बिजली नहीं, दिन में बिजली दो। भाई तू खेती करके देख तो पता चले कैसे होती है। ठीक है, जहां पैर रखोगे वहां बिच्छू भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, अजगर भी हो सकता है। ठीक है, पता नहीं होता क्या होगा क्या नहीं होगा। चूहा भी निकल सकता है, छिपकली भी निकल सकती है, कॉकरोच तो वैसे ही निकलते रहते हैं, क्या करें। ठीक है, तो ये रहता है। तो एसी का मेन फायदा क्या है, सस्ता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, हीट लॉस कैसा है कंपेयर टू डीसी, बहुत कम। कंपेयर टू डीसी इसका हीट लॉस आप देख सकते हो कैसा है, आधा है एक तरीके से। तो अब ये एवरेज वैल्यू, अब देखो एवरेज में या तो साइन आएगा या कॉस आएगा, निकाल सकते हैं अपन, या साइन स्क्वायर आएगा या कॉस स्क्वायर आएगा, आइदर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अब देखो चाहे साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर हो, ठीक है, इंटीग्रेशन सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो 1 - cos 2 थीटा, कॉस स्क्वायर है तो 1 + cos 2 थीटा। मतलब दोनों केस में इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। चाहे साइन स्क्वायर लो चाहे कॉस स्क्वायर लो, इंटीग्रेशन सेम आएगा, वैल्यू उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगी, वो भी चेंज नहीं होगी। दोनों में फंक्शन तो सेम है, cos 2 थीटा, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 थीटा/2। तो चाहे साइन स्क्वायर लो चाहे कॉस स्क्वायर लो, वैल्यू क्या आएगी किसी भी टाइम फंक्शन के लिए, सेम ही आएगी। ठीक है, 0 से t टाइम इंटरवल में चाहे साइन स्क्वायर आए चाहे कॉस स्क्वायर आए, वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। क्यों, इंटीग्रेशन सेम हो रहा है, बस डिफरेंस कहाँ आता है, ये माइनस की जगह प्लस आएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा। जैसे साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस आया, कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस आया, बस। ठीक है, बाकी आप जो भी लिमिट लगाओगे वैल्यू सेम आएगी, बस एक में एडिशन करना है एक में सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो ये एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका हो गया। दूसरी आती है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किस लिए चाहिए, तो देखो यहां पे अगर आप इसका पूरे वेव के लिए एवरेज करोगे ना फॉर अ फुल फंक्शन, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव है ये उतना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो ऊपर वाली आधे की वैल्यू पॉजिटिव आई, नीचे वाले की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। तो मतलब एवरेज वैल्यू आ गई 0। अब एवरेज वैल्यू 0 आ गई और आपने ऐसा मशीन बना दिया जो एवरेज वैल्यू ही मेजर कर रहा है, हर बार क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। उसका जो उसकी सुई है वो हिलेगी ही नहीं अपनी जगह से, तो फिर उसका तरीका क्या, देन द सॉल्यूशन इज आरएमएस वैल्यू। तो क्या है, तो ये आरएमएस वैल्यू
रूट स्क्वायर। तो इस तरह से सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, पहले करोगे स्क्वायर, फिर बाद में लोगे उसका मीन यानी कि एवरेज वैल्यू, एंड देन उसका रूट, एंड देन उसका रूट। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ गया एफ ऑफ टी, ठीक है, और मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, हाँ तो निकालो फॉर एनी टाइम इंटरवल। तो पहले तो आप इसका स्क्वायर करोगे, लो कर दिया। अब मीन निकालोगे, लो निकाल लिया मीन टाइम फंक्शन का। अब क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट करोगे, तब ये आ जाएगा एफ आर एम एस। तो ऐसा करना पड़ता है, जो भी फंक्शन है पहले क्या करोगे, स्क्वायर, फिर मीन, मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज तो पता ही है हमें निकालना, इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर बाद में क्या आएगा, उसका स्क्वायर रूट। तो अगर इस हिसाब से आपके पास ये वैल्यू है v इक्वल्स टू वी एम कॉस ओमेगा टी, वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है, फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू फॉर वन टाइम पीरियड। फॉर 0 to 2 ओमेगा। चलो आरएमएस निकालो इसका, क्या आएगा, वेट कर रही हो तो, मक्खी देख रही हो, अब तो चली गई ना, नोटबुक है ना, फोर्स लगा। अब वो अहिंसक है, ठीक है, तो देवी फॉलोज नॉन वायोलेंट एक्ट है, अहिंसावादी बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैं बिल्कुल अहिंसा में फॉलो करता हूँ, ठीक है, जब भी कॉकरोच देखता है ना सीधा चप्पल उठा के ढाएं, ठीक है, कॉकरोच बेचारा इतना डर जाता है ना कि फिर कभी घर में घुसता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ कि बिल्कुल अहिंसावादी होना अच्छा है, ठीक है, जब तक आपकी वजह से दूसरों को परेशानी होती हो तो वो मत करो, दैट इज कॉल्ड नॉन वायलेंस। दूसरा परेशान करे तो उसकी बैंड बजा दो, दैट इज कॉल्ड है। हाँ तो अब हम कर रहे हैं ना अंग्रेजों को परेशान। देखो ब्रिटेन में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ब्रिटेन में जितना अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो सब हम इंडियंस ने ही फैला के रखा है, वहां के गोरों को भी जॉब नहीं मिल रही है, क्यों, क्योंकि वहां पे एक काला आदमी यानी कि इंडियन वो जॉब कर रहा है, अच्छा उल्टा ले लिया ऐसा, हाँ तो कोई बात नहीं ना, लो 2 पाई बाय ओमेगा, बस क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, ये कंप्लीट टाइम साइकिल आ गई, एक फुल साइकिल है ना, ये एक तरह से एक फुल साइकिल के लिए आ गई आरएमएस वैल्यू। चलो क्या आ रहा है, हाँ बोलो, नहीं यार आरएमएस वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी,
हाँ आएगा कहाँ से जीरो? क्या करोगे पहले तो इसका स्क्वायर करोगे ना, अब फिर इंटीग्रेट करोगे। बिना स्क्वायर के इंटीग्रेट करोगे तो वो तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज तो वैसे ही जीरो है। क्या हुआ? बस चलो, अब चली गई। मक्खी थी, ठीक है, चली गई तो ड्रोसोफिला। हाँ, वो ड्रोस उतना नहीं आता है। हाँ हाँ हाँ, ड्रोसोफिला है, ठीक है, ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला, ठीक है। अ टाइप ऑफ फ्लाई, अ टाइप ऑफ फ्लाई, क्या आया? वी नॉट दिस आंसर इज रॉन्ग, की आएगा। अभी इसको एवरेज करें तो क्या करोगे? बताओ, ये से आएगा। मैंने cos स्क्वायर की जगह पे उसका फॉर्मूला रख दिया, अब तो हमें पता ही है ना कि cos स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक है। और ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है तो बेचारा डिनोमिनेटर में जाएगा। अब क्या, वी नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, आने दो, ओमेगा ऊपर चला गया, ये 4 पाई है, ठीक है। अब बचा क्या, 1 को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा? टी, यानी कि 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक। अब ये कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन। अब देखो साइन में अगर मैं पहले ये 2 ओमेगा, ठीक है, अच्छा नीचे रख दिया 2 ओमेगा, अब यहाँ पे अगर लिमिट प्लेस करूंगा तो टी की वैल्यू आएगी 2 पाई बाय ओमेगा, माइनस साइन जीरो तो पता ही है जीरो ही है, ये खुपच खुपच, साइन 4 पाई क्या होगा? जीरो, मतलब ये पूरा टर्म तुम्हारा टर्म चला गया, ये कितना आ गया? खुपच खुपच। तो देखो जो वी स्क्वेर आया, जो एवरेज वी स्क्वेर आया वो क्या आया? वी नॉट स्क्वेयर बाई 2 आया। अभी एक और टर्म बचा है इसमें, एक स्टेप फाइनल बचा, क्या बचा? रूट करना है। जैसे ही तुम इसको रूट करोगे ये हो जाएगा वी रमेश, तो ये रमेश क्या आया? वी नॉट बाय √2, दिस इज द RMS वैल्यू, ठीक। तो जो भी इन मशीन्स के ऊपर वोल्टेज लिखे हुए रहते हैं वो RMS होते हैं। जो भी वोल्टेज लिखे हुए रहते हैं किसी भी कंपोनेंट पे, 230 220, मतलब हमारे यहाँ ये जो प्लगों में 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट, वो क्या है? RMS वैल्यू है 220 वोल्ट। अच्छा, और ये जो V नॉट है ये क्या होगा? ये होती है पीक वैल्यू, पीक ऑफ वोल्टेज। RMS आएगा, IRMS आएगा, देन इट विल बी द पीक ऑफ करंट, ठीक है, कि ये पीक करंट होगा, लेकिन अपने यहां आएगा कितना? RMS, ठीक है। जो मशीन मेजर करेगी वो कितना मेजर करेगी? RMS। मान के चलो कि अगर VRMS जो है, लेट से कितना लेंगे RMS, चलो 200 220 ही लो ना, मतलब हमारे घर पे जो वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है बताओ? अगर
यार ये आरएमएस है, तो पीक वैल्यू कितनी हो सकती है, मल्टीप्लाई बाय √2, तो वी मैक्स यानी कि वी नॉट जो होगा कितना होगा 220 टाइम्स √2 वोल्ट। ये हो सकती है वो पीक वैल्यू, हो सकती है क्या, ये होगी वो पीक वैल्यू, ठीक है। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पे जो वैल्यू लिखी जाती है जो एसी से चलता है, वो वैल्यू कौन सी लिखी जाती है, आरएमएस वैल्यू। 220 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब 220 वोल्ट क्या है, आरएमएस है, नहीं के पीक, ठीक है। अगर 100 वोल्ट लिखा है तो वो 100 वोल्ट भी क्या होगा, आरएमएस होगा, पीक वैल्यू फटेगा, ठीक है। बेसिकली तो फटता नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उसको मेजर करने का तरीका क्या है मेरे और आपके पास, उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल लो। जिन फिजिकल क्वांटिटीज की एवरेज वैल्यू 0 होती है, उन सभी के लिए हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि वोल्टेज एंड करंट, एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0। रीजन, वी नॉट कॉस ओमेगा टी या वी नॉट साइन ओमेगा टी एक टाइम पीरियड के लिए 0 होता है, ठीक है। आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखो या आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखो, एक टाइम पीरियड के लिए ये भी 0 होगा। फॉर अ वन साइकिल एवरेज वैल्यू आर 0। अब एवरेज वैल्यू 0 है, इसीलिए हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं, उनकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो इसीलिए आरएमएस वैल्यू हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा कीमती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप जितनी भी वैल्यूज देखोगे वोल्टेज की या करंट की, तो वो कौन सी वैल्यूज होगी, आरएमएस। पीक वैल्यू कब होगी, जब क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि पीक करंट फॉर दिस सर्किट इज दिस, तो मतलब वो पीक होगा, या मैक्सिमम वोल्टेज, तो वो पीक होगा। लेकिन ऐसा बताया गया कि भैया ये 200 वोल्ट है, ये 10 एम्पियर है, ये 200 वोल्ट का एसी सोर्स है, ये 10 एम्पियर उसमें से करंट ड्रॉ कर रहा है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, आरएमएस। सिर्फ इतना बताया ना कि देयर इज अ सोर्स हैविंग वोल्टेज इज 200 वोल्ट एंड 10 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट फॉर दिस गिवन सो एंड सो सर्किट। कहीं पे भी मैक्सिमम या पीक वर्ड आया, नहीं आया, तो मतलब ये दोनों वैल्यू कौन सी हुई, आरएमएस। लेकिन अगर ये बताया जाए कि फॉर दिस गिवन सर्किट द मैक्सिमम वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज 20 एम्पियर, तो वो क्या होंगे, पीक वैल्यूज, क्योंकि मैंने मेंशन किया ना मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम मेंशन करते हैं क्वेश्चन में तो वो मैक्सिमम है, और अगर वो मैक्सिमम वर्ड पीक वर्ड हटा दिया गया तो क्या आएगा, आरएमएस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यूज भी दी जाती है। ज्यादातर केसेस में आरएमएस वैल्यू ही आएगी, लेकिन कुछ में पीक वैल्यूज आ सकती है, कोई बात नहीं, आने देंगे, ठीक है। √2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म हो जाती। चलो हटाओ इसको, ये आया Vm/√2 या V0/√2, ठीक है। वाई वी आर टेकिंग आरएमएस वैल्यू, ये भी पता चला, क्योंकि इनके कंपोनेंट की एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है फॉर अ फुल साइकिल, 0। फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दी आरएमएस वैल्यू। देखो पावर के लिए आरएमएस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में फुल स्केलर क्वांटिटी है, हमने उसका एवरेज वैल्यू निकाल के देखा, ठीक है। वो कभी भी 0 नहीं आएगा, लेकिन वोल्टेज करंट उसके लिए वैल्यू 0 आती है। तो यहां से एक और चीज भी जानने को मिलती है, जैसे कि देखो अब ये जो v² था बेसिकली इसी में, ताकि अगर आगे चल के ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको फट से कर लोगे। ऐसा लिखा था, ठीक है, एवरेज। अब देखो V0 अपने आप में एक पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है, V0 अपने आप में एक पीक या मैक्सिमम वैल्यू मतलब कांस्टेंट होता है। ये वैल्यू कैसी होती है, अपने आप में कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो मुझे इसका एवरेज लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली हम एवरेज लेते किसका है, इसका लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं और आप एवरेज लेते किसका है, इसका लेते हैं। और रिजल्ट क्या आया था, जो आया था वो था V0² / 2, ये था। तो मतलब ये हुआ ना कि अगर मैंने cos² की एवरेज वैल्यू निकाली एक टाइम पीरियड के लिए, तो ये वैल्यू हाफ आनी चाहिए,
देखो टी की वैल्यू आप 2 पाई बाय ओमेगा लिख दो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे लिखो। तो कॉस स्क्वायर की एक फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आती है, हाफ। यही चीज साइन स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर को भी इंटीग्रेट करोगे तो हो क्या जाएगा, 1 - cos 2 θ/2, ठीक है। ये भी वैल्यू आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। ओमेगा की जगह पे 2 पाई/t प्लेस कर देना, टी की वैल्यू रखोगे तो अपने आप यही आंसर आएगा। तो मतलब ये जो कॉस स्क्वायर है, ठीक है, ये जो कॉस स्क्वायर है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, 1/2, ठीक है। वहीं पे एक चीज और ध्यान रखना कि अगर कॉस ओमेगा टी लिया तो मतलब ये कॉस की एवरेज वैल्यू हुई ओवर अ 1 साइकिल। ओवर अ 1 साइकिल साइन की भी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0। साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू ओवर अ 1 साइकिल क्या होती है, 0। आप 0 से कैपिटल टी तक इंटीग्रेट करके देखो, साइन ओमेगा टी डी टी या कॉस ओमेगा टी डी टी, आंसर 0 ही आएगा। तभी तो मुझे और आपको क्या लेनी पड़ती है, इसकी आरएमएस वैल्यू। व्हाई वी आर टेकिंग द आरएमएस वैल्यू, बिकॉज द एवरेज वैल्यू ओवर अ 1 साइकिल इज 0, ठीक है। तो इससे अब देखो यहां से तो अपना वी आर एम एस आ गया, कि आ गया Vm/√2 है। आरएमएस वैल्यू एक पूरे साइकिल के लिए है, फॉर अ 1 पीरियोडिक टाइम, ठीक है। उसको हाफ के लिए नहीं मेजर करते हम, पूरे साइकिल के लिए मेजर करते हैं, क्योंकि स्क्वायर कर देते हैं हम टर्म्स को, तो मतलब अब 0 तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आरएमएस वैल्यू, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर आएगा तो आप उसकी वैल्यू क्या लोगे, 1/2 एवरेज वैल्यू, फिर तो उसका स्क्वायर रूट करना ही है। ऐसा क्यों सर, बताओ। दिमाग में एक एग्जाम्पल चल रहा है। इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो। फर्स्ट टेक अ स्क्वायर, देन इंटीग्रेट, देन स्क्वायर रूट। करोगे ऐसा, पहले स्क्वायर करो फिर एक्सपांड करो, बिफोर इंटीग्रेशन क्या करो, एक्सपांड करो। एक्सपांशन से पता चल जाएगा कि किसका एवरेज क्या आएगा, है ना। पहले स्क्वायर होल स्क्वायर करो, चलो सब करो होल स्क्वायर एक साथ। ये बाद में लिखो, पहले ये करो, ठीक है। ये बाद में लिखो, पहले ये करो, चलो ये लिखा टर्म, इसको स्क्वायर कर दो होल स्क्वायर, तो एक्सपांड हो जाएगा। इसको स्क्वायर करोगे तो एक्सपांड होगा ना, तो करो, इसका एक्सपांशन क्या आएगा बताओ, 9 cos² ω t प्लस 3 4 24 cos ω t sin ω t, ठीक है। ये मैंने मिडल टर्म पहले ले लिया, 12 × 2, हाँ। और ये आ गया, अच्छा वो ऐसे लिख दिया, हाँ ठीक है चलेगा। और ये आ गया 16 sin² ω t। अब मुझे इसकी एवरेज वैल्यू लेनी है, तो हमको पता है, इधर लो ये एवरेज का साइन मारा, इधर एवरेज, इधर एवरेज, इधर एवरेज, इधर एवरेज, इधर एवरेज। देखो सबका एवरेज तुमको पता है, इसीलिए तो कहा ना कि तुम्हें सबका देखो पता है। ये कॉस स्क्वायर जो है, ठीक है, एक साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर की, हाफ। मतलब ये क्या आया, 9/2। ये क्या आएगा, 0। ये क्या आया, 16/2। मतलब ये क्या आया, 25/2। ये क्या आया, स्क्वायर ऑफ I²। अब क्या करोगे बताओ, स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड आरएमएस। क्या आया आंसर, देखो 5/√2, खत्म कहानी, एम्पियर, ठीक है। मतलब आपने ऑलरेडी एक बार इंटीग्रेट कर चुके हो ना, उसको याद रख लो, इस रिजल्ट को। तो अपने आप में देख लो, आरएमएस वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा अगर साइन कॉस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो। हम्म
4 और 3, तब भी यही आएगा। क्लियर है ना? हटाएं? बस ऐसे कर सकते, एवरेज की वजह से 2 टर्म आए ना, इसलिए डिवाइड बाय 2 हुआ। हाँ, हटाऊं या समझ में? आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है? सिंपल है ना? लगना चाहिए ना, बेसिक इंटीग्रेशन की क्लास चल रही है। लगना चाहिए ना कि ये बेसिक इंटीग्रेशन की क्लास चल रही है। हटाएं? हो गया? चलो एक और क्वेश्चन लो। ठीक है, चलो इसका आरएमएस वैल्यू निकालो। गेट दी आरएमएस वैल्यू फॉर अ फुल साइकिल। देखो, आरएमएस कभी भी हाफ साइकिल के लिए नहीं पूछा जाता, वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए ही आता है, ठीक है? हाफ साइकिल के लिए आरएमएस निकालने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमारी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे 0 होती है, हाफ पे नहीं। वो पूरा साइकिल के लिए था, हाँ। वो कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस, साइन, ये सब फुल साइकिल के लिए 1/2 एंड 0 आए हैं, ठीक है? आरएमएस फॉर फुल साइकिल। चलो निकालो अब। चलो ये तो हो जाएगा आराम से। आ गया? क्या आया? 457/2, स्क्वायर रूट में पूरा, ठीक है, रेस टू 1/2, ये आया? ठीक है, आया? आया कि नहीं? नहीं? अरे आज तो किसी भी फिजिक्स के चैप्टर से लेना देना नहीं है। अच्छा, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा 11th में? तो वही तो है, ट्राई करो थोड़ा। विधि आया? विधि भी कर लेगी तो फिर बाद में हो जाएगा ऐसा। तो क्या किया, इसको स्क्वायर करके एक्सपांड करो, तो लिखाओ क्या आएगा? चलो 12 का स्क्वायर क्या आएगा? 144। फिर बताओ,
+2, ठीक है यार, जो भी आए क्या फर्क पड़ेगा, 0 ही होना है, अंडा ही होना है। और ये क्या आएगा, 13 का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो ये तो 144 वैसे का वैसा रहेगा, बिकॉज इट्स अ नंबर, नंबर का एवरेज कुछ नहीं होता, वही होता है। ये पूरा का पूरा टर्म आ गया 0, और वो आएगा 169/2। लिख दो ना आप तो ऐसे, स्क्वायर रूट, एलसीएम, खत्म। बताओ, सिंपल है, हटाएं, आया समझ में? देखो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज आपको पता है साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होगी ओवर अ साइकिल, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बहुत है। अपने इंटीग्रेशन में यही चाहिए, साइन कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बात खत्म। ठीक है, ज्यादा इंटीग्रेशन में अपने को डीप में नहीं जाना होता। ठीक है, हटाएं, हो गया। चलो इसका आरएमएस निकालो ओवर अ साइकिल। चलो अगले क्वेश्चन में मैंने, अरे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला किसी ना किसी ग्राफ का ही पार्ट था। जैसे देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मान के चलो अगर ये यहां से शुरू हुआ किसी एक पॉइंट से, ठीक है, और ये वैल्यू कुछ मान के चलो ये हो गई 4, और ये इसका टाइम पीरियड है 5, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 4+5 साइन ओमेगा टी, ऐसे होता है। ठीक है, तो जो भी इक्वेशंस आपको बना के दिए जाते हैं टाइम बेस्ड, ऐसे होते हैं, साइन से हो कॉस से हो। ठीक है, देखो साइन की वैल्यू 0 पे, ये तो टर्म 0 आ गया, लेकिन फिर भी मेरे पास इनिशियल वैल्यू क्या है, 4 है, तो ग्राफ ने इसको शो कर दिया 4 है। पीक वैल्यू ये है तो है, बात खत्म। यहाँ पे ऐसा है, क्या करोगे इसका, चलो बताते हैं, हिंट देते हैं बड़ी वाली बस। मुझे चाहिए क्या, आई ऑफ टी फंक्शन चाहिए, चाहिए क्या, यही चाहिए ना, आई ऑफ टी। एरिया निकालो तो इसका क्या आ रहा है, 10, एरिया क्या आ रहा है 10, और दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आई और टी आ गया, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हुआ क्या नहीं। इसका एरिया निकालो, आई ऑफ टी क्या है 10 है, ठीक है, पर सर इसमें कोई टाइम नहीं आया, रीजन ये 0 से 1 सेकंड तक कांस्टेंट वैल्यू है, तो टाइम नहीं आया। पर आई ऑफ टी तो आ गया जो मुझे चाहिए था, कितना आया 10, बस बात खत्म। अब इसका आरएमएस निकालना है, ये क्या आई वैल्यू आई, ये क्या आई वैल्यू, वैल्यू का आरएमएस क्या होगा, तो क्या आएगा बताओ, 10, बस। ये हाँ हाँ, तो मैंने कहा मना किया, एवरेज 0 हो गया, एवरेज 0 हो गया। ठीक है, अब देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, इसका एवरेज 0 हो रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे आरएमएस लेना है, ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इनका मीन लूंगा, पहले स्क्वायर करूंगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, -10 का स्क्वायर क्या होगा 100, एवरेज आ गया, स्क्वायर रूट कर लिया, देखो क्या आया आंसर, आ गया, आया समझ में। तो आरएमएस वैल्यू ये होता है डिजिटल सिग्नल जो हमारे मोबाइल में और टीवी में आता है, ये वो डिजिटल सिग्नल है जिसको हमारा मोबाइल, हमारे घर में जो केबल टीवी है वो रिसीव करता है, इसीलिए उसकी क्लैरिटी एकदम जबरदस्त होती है।
डिजिटल सिग्नल होता है इसीलिए उसकी क्लैरिटी एकदम जबरदस्त होती है। गवर्नमेंट ने 2004-2005 से ही डिजिटाइजेशन शुरू कर दिया था इंडिया में। उससे पहले ये होता था कि जब भी केबल लगते थे तो शुरू के 5 या 10 चैनल एकदम क्लीन, उसमें कुछ भी मतलब चरमराहट नहीं, किसी भी तरह का फेड विजन नहीं, ना आवाज में कोई बीच में से कभी कभी फटता है तो ऐसा कोई नॉइस डिस्टरबेंस नहीं होता था शुरू के 5 से 10 चैनल में। फिर चैनल की क्लैरिटी बिगड़ना शुरू हो जाती थी। आपको पहले 5 या 10 चैनल दिखेंगे, फिर कुछ नहीं दिखेगा, फिर बस नाम के, मतलब केबल वाले ने तो बोला कि 100 रुपए में 100 चैनल दिखाएंगे, आपको दिखेंगे 10 ही, बाकी के 90 आप कभी देख ही नहीं पाओगे। फिर जैसे ही डिजिटाइजेशन आया तो सेट टॉप बॉक्स लगने लगे, ठीक है, और सेट टॉप बॉक्स लगने लगा तो उसमें सभी की क्लियरिटी इस सिग्नल के थ्रू आने लगी, तो एकदम क्लीन। फिर तुम कोई सा भी चैनल देखो, आज की डेट में देखो, कोई भी आप डिश टीवी लगाओ, सेट टॉप बॉक्स लगाओ, ठीक है, केबल से, फाइबर से, ठीक है, दूरदर्शन लगाओ, फुल एचडी में, मतलब जैसा जिसका टीवी होगा, ठीक है, अगर एचडी सपोर्टेड है तो वो एचडी में भी दिखाएगा, पहले से ही टीवी 4K है, फुल एचडी या यूएचडी, ठीक है, तो वो क्लियरिटी ऐसी ही रहती है। रीजन डिजिटाइजेशन। चलो एक और ले ऐसा क्वेश्चन डिजिटल, ये नहीं लेंगे, अब नया ग्राफ, हटाओ इसको, ठीक। वी टी, चलो इसका आरएमएस वैल्यू निकालो ओवर अ फुल साइकिल। वैसे भी आरएमएस है तो फुल साइकिल के लिए ही आएगा। कितना आएगा? 2.5। एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे ना, वैल्यूज ही है अपने आप में, तो एरिया क्या आएगा इसका? वीटी फंक्शन अगर मुझे लेना है तो इसका एरिया क्या बन जाएगा? 2.5 है ना, 2.5 5 आएगा यार, ये 5 2 जा 10/2 5 आएगा ना, तो आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी? 5 वोल्ट, खत्म। आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी? 5 वोल्ट, खत्म। आया समझ में कि आपने क्या निकाला, इसका एरिया निकाल लिया, जो कितना आ रहा है? 5। वैल्यू आई, बताओ, सिंपल। हम्म, चलो एक और, अब लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सुना है कभी हाफ वेव रेक्टिफायर? नहीं, हाँ रेक्टिफायर, और वो भी है हाफ वेव। क्या होता है बताओ? फायर है ना यार, FIRE, हाँ। ये वो डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करती है। ये वो डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करती है। रीजन क्या सर? AC, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो चलते हैं उसको एक कांस्टेंट पावर चाहिए, तो इसके अंदर रेक्टिफायर फिट होता है, क्योंकि यहाँ तक आता है AC, इस तक पहुँचता AC है,
लेकिन मुझे और आपको क्या चाहिए, वो प्रॉपर यूनिडायरेक्शनल करंट चाहिए जो लगातार इसको चलाए रखे। वरना एसी होगा तो क्या होगा, एकदम से पहले तो क्या होगा, वो जीरो से पीक पे पहुंचा, फिर बंद हुआ, फिर पंखा उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, उसमें भी पीक पे जाएगा फिर बंद होगा, ये तो नहीं चलेगा, दिक्कत होगी ना। तो करंट एक ही डायरेक्शन में चाहिए, वो भी कैसा चाहिए, आरएमएस जितना कांस्टेंट चाहिए। तो हमारे लिए किसी ना किसी को तो ये काम करना पड़ेगा। ये काम कौन करता है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर करता है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा आता है, जीरो, पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ये पीक वैल्यू है वी नॉट, ठीक है। इसकी आरएमएस वैल्यू है होमवर्क। खत्म हो गया क्लास, ठीक है, क्लास खत्म हो गया, ठीक। कर पाओगे ना होमवर्क में, इजी है आरएमएस वैल्यू। और इतना कर लिया मतलब यूं मान के चलो कि तुम्हारा 50% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। कल से सर्किट देखेंगे इसकी।